यदि हम अपर्दन की बातों को देखें तो सबसे ज्यादा आपके अपर्दन का काम नदियां करती है, उसके बाद अपर्दन का काम आपका हिमानी करता है, और सबसे कम अपर्दन एवं निक्षेपण का काम, निक्षेपण तो ज्यादा कर सकते हैं लेकिन अपर्दन का काम पवन करता है। क्योंकि पवन जो है ये बिल्कुल सॉफ्ट बॉन्ड होते हैं, किसी भी चट्टान से जब टकराता है तो बल तो लगा सकता है, घर्षण बल नहीं लगाता, और इस घर्षण बल कम होने के कारण उसमें कटाव कम होता है। लेकिन अपने साथ जो उड़ा के बड़े पैमाने पर बालू का कण वो ले जाता है, वही बालू के कण घर्षण कर कर के और अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण कर देते हैं। अगर उनके मार्ग में सॉफ्ट चट्टान मिला या हार्ड चट्टान भी यदि मिला और वो हार्ड चट्टान के कहीं भी सॉफ्ट भाग हुआ तो अपना बहाव हवा करके यानी पवन करके और उस भाग को तोड़ देगा, चटका देगा, कमजोर कर देगा, और वैसी स्थिति में वहां घर्षण होके अनेक पवन द्वारा आकृतियां भी निर्मित हो जाती है। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम जीवगेन। यह एक विशिष्ट आकृति है और इसका निर्माण मुलायम और कड़ी चट्टानों के परते जहां क्षैतिज अवस्था में रहती है एक दूसरे के ऊपर, वहीं पर जीवगेन का निर्माण होता है। ZEUGEN, जीवगेन। तो जहां मान लीजिए कि कहीं चट्टान मजबूत और कमजोर हो और एक दूसरे के ऊपर अगर पड़ी हुई हो, चट्टान करता क्या है कि एक एक ठंडा गर्म विस्तार के कारण वो क्रैक कर जाता है। उस क्रैक करने से उसके दरारों में जो है ओस भर जाते हैं। रात के तापमान अगर कम होता है तो चट्टानें जो मुलायम होती है वो तापमान कम होने पर क्या होता है, सिकुड़ जाती है, और एकाएक जब रात दिन का तापमान बढ़ा तो फैली। अब फैली तो वैसी स्थिति में क्या हुआ कि उन अलग अलग प्रकार के चट्टान होने से विस्तार अलग अलग होता है, तो उसमें जो है क्रैकिंग आ जाता है। अब उस मुलायम चट्टानों के अपर्दन की क्रिया ज्यादा होने लगी और कठोर चट्टानें ज्यों की त्यों वहां टोपी के जैसा रहने लगी, उसको हम लोग जीवगेन कहते हैं। जो मुलायम हो क्रैकिंग हो गया, अब क्रैकिंग होके धीरे धीरे छोटे छोटे कण हवा उनको बहाकर ले जा रहा है, तो वैसी स्थिति में कमजोर चट्टान को हवा हटा लिया अपर्दन करके और मजबूत जो है टोपी के आकार की वहीं बनी रह गई, तो उसको हम जीवगेन कहते हैं। ठीक इसी ढंग से छत्रक शैल यानी गारा, GARA, छत्रक शैल का निर्माण भी ऐसे ही होता है कि मान लीजिए कि कोई पहाड़ हो गया ऐसे, और इस पहाड़ में यदि तेज गति से ऐसे हो गया, मान लीजिए पहाड़, और इधर से हवा अगर बहते रहे और निचले भाग में मुलायम चट्टान है या हवा का वेग ज्यादा है, तो करता क्या है कि कटिंग कर देता है। अब निचले जहां हवा का बहाव ज्यादा है उसको घर्षण करके एकदम कमजोर कर दिया, और जब ऐसी स्थिति में कमजोर कर दिया तो ऊपरी भाग एकदम से छाता की तरह हो जाता है, और जब छाता की तरह या कुकुरमुत्ते का या मशरूम की तरह जब आकृति ले लेता है, उतना बड़ा नहीं, विशाल विशाल, तो उसको हम लोग गाढ़ा कहते हैं, छत्रक शैल कहते हैं। लोग धूप वूप से बचने के लिए उसके नीचे जाकर रहता है जी, और वो टूटता नहीं है क्योंकि मजबूत उसके भार के कारण बीच का भाग होता है, और ऊपर छत्ता की तरह एकदम सपर छत्ता की तरह विशाल फैला होता है। ठीक इसी ढंग से यारदांग का नाम हम लोग सुने होंगे कि कड़ी और मुलायम चट्टानें जब एक दूसरे पर चढ़ी हुई हो और पवन की जब तेज गति से घर्षण लगने लगता है तो वहां नाली नुमा, जैसे हम लोग खेत जोतते हैं ना और लाइन बन जाता है ऐसे हल से 5-6 गो लाइन, वैसे ही कई लाइनें बन जाती है एकदम लंबवत, उसको हम लोग यारडांग कहते हैं। YARDANG, यारडांग कहते हैं। ये मुलायम और कड़ी चट्टानों का जब पैरेलल हो तो मुलायम चट्टानें कट जाती है और कड़ी चट्टानें बच जाती है, तो ऐसे उंगली नुमा जो ऐसे खड टाइप का लाइनिंग बन गया, हवा उसको काट कर ले जा रहा है बार बार, तो जो आकृति बच गई उसको हम यारडांग कहते हैं। इसी ढंग से आपका ड्राई कांटर भी है, DREIKMANTER, ड्राई कांटर। तो ड्राई कांटर जो है भूमि पर बिछे हुए चट्टानी टुकड़ों पर बालीयुक्त हवा के प्रहार से होता है। इसमें होता क्या है कि जो करे चट्टानी इलाके हैं वो हवा के प्रहार से पूरी नहीं कटते, लेकिन तिकोना तिकोना रूप धारण कर लेते हैं। यही तिकोना रूप किसी जीव जंतु के तेज गति से दौड़ने पर काट देता है, और वह जो है हम लोग भी वहां गिर जाए तो एकदम ब्लेड की तरह काट देगा, उसको हम लोग ड्राई कांटर कहते हैं।
सूखा हुआ जो है एकदम से तिकोना भाग उसमें होता है, वो करी चट्टान में अंदर पीछे का नहीं कटा लेकिन अगला भाग एकदम नुकीला बन गया, ड्राई कांटर कहलाता है। कई बार इस हवा के द्वारा, पवन के द्वारा एक स्थान से अपरदित करके और दूसरे स्थान पर अगर उस बालू को निक्षेपित कर देती है, डिपोजिट्स कर देती है, तो उससे भी स्थलाकृतियों का निर्माण हो जाता है। जैसे बालू का स्तूप, सैंड डंस नाम सुने होंगे, DUNES, सैंड डंस, ये बालू का स्तूप कहते हैं। हम लोग बचपन में देखे होंगे पैर रखकर और बालू को ऐसे ऐसे थाप देते थे, अंदर छेद होता था, ऊपर बालू लंबा फैल गया, लेकिन इसमें छेद तो नहीं होता है, लेकिन उसी टाइप के एकदम स्तूप टाइप के आदमी को जैसे हम लोग गाड़ते हैं तो मिट्टी ढक देते हैं, वैसे बालू को अगर बिटोर देता है तो उसे हम लोग सैंड डंस कहते हैं। ये पवन के द्वारा उठाकर लाए गए बालू के कण अगर वो पूरी की पूरी तरह पवन की दिशा से खिसकते हुए, स्थानांतरित करते हुए अर्धचंद्राकार रूप अगर ले लेता है और दोनों छोरों पर आगे और पीछे सिंह जैसी नुकीली आकृति बना लेता है, तो उसे हम लोग बालू का स्तूप कहते हैं, बालू का स्तूप कहते हैं। नेक्स्ट, लोएस का मैदान। ध्यान रखिएगा, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब पवन महीन कणों को लेकर, पवन महीन कणों को उड़ाकर लेकर चला जाए और कहीं दूर स्थान पर जहां उसके वेग में कमी आ जाए वहां निक्षेपित कर दे, यानी रोक दे, रखने लगे, तो उससे जो महीन कणों का मैदान होता है उसको हम लोग लोएस का मैदान कहते हैं। और गोबी मरुस्थल जो है उसी महीन बालू के कणों से निर्मित है। एकदम महीन कण वहां होते हैं क्योंकि दूर स्थान से लेकर और पवन जाकर वहां निक्षेपित करता है। ठीक इसी ढंग से एक पलाया आकृति है। जनरली मरुस्थल में अंतः प्रवाहित नदियां ज्यादा बहती है और वर्षा के दिनों में ये ज्यादा बहती है। तो जब वर्षा के दिनों में ये ज्यादा बहती है और इंटरनल रिवर होने के कारण कहीं कहीं स्थानों पर जब जल का संग्रह हो जाता है, यानी वहां छोटे छोटे झील बन जाते हैं, तो उसको हम लोग पलाया कहते हैं, क्योंकि वहां पर जो है अर्धपारगम्य या अपारगम्य अवसादी शैल होता है, जिस कारण पानी को नीचे रिस कर जाने नहीं देता और इस कारण पानी वहां स्टोर हो जाता है। तो पलाया है, उसका भी निर्माण करने में नदियां, पवन मदद करता है कि उड़ा लिया और खड बना दिया जहां पानी आसानी से स्टोर हो सके। पेडिमेंट एक शब्द आता है, जनरली मरुस्थलीय प्रदेशों में किसी पर्वत, पठार या इंसेल वर्ग के जो पैर का इलाका है, यानी फुथिल रीजन्स है, में मिलने वाले जो ढाल युक्त अपर्दित शैल होते हैं। किसी भी पहाड़ में देखेंगे तो जो ढाल युक्त अपर्दित शैल होगा, जो छत्रक शिला की तरह ही दिखाई पड़ता है, उसी को हम लोग पिडमेंट कहते हैं, पिडमेंट कहते हैं। वो सतह थोड़ा सा छत्रक शिला से बड़ा हो जाता है एकदम से और पिडमेंट कहलाता है। ने किसी ढंग से गुंबदाकार टीला भी दिखाई पड़ता है, जिसे हम इंसेल वर्ग कहते हैं। एग्जाम में बार बार इंसेल वर्ग से क्वेश्चन आता है, INSELBURG, इंसेल वर्ग। पवन के प्रभावकारी अपर्दन से, पवन के प्रभावकारी अपर्दन से जब चट्टानी भाग कट छटकर समतल हो जाता है, कट छटकर बिल्कुल समतल हो जाता है और अत्र तत्र करे चट्टान के टीले के रूप में उसमें कहीं कहीं उभरे हुए रहते हैं, तो इन्हें हम गुंबदाकार टीला कहते हैं। यानी टीला है लेकिन कहीं जो है कड़ा है, कहीं मुलायम है, इसे इंसेल वर्ग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, फिर से एक बार, ज्यूगेन या छत्रक टीला, यारदांग, ड्राई कांटर या बालू का स्तूप, लोएस, प्लाया, पेडिमेंट या गुंबदाकार टीला, इससे संबंधित प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षा में बराबर आता है। इसको एक बार समझ लेंगे तो निश्चित ही ज्यादा उत्तर अच्छा करेंगे। अब ध्यान रखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध कहाँ पर पवन द्वारा अपर्दन ज्यादा होता है। तो ध्यान रखेंगे, उत्तरी गोलार्ध में पवन द्वारा अपर्दन तेज नहीं हो सकता, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में पर्वत, पहाड़, वृक्ष, मकान, शहर, नदी, तालाब, ऊंचावच, गड्ढा इतना ज्यादा है कि पवन के मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। और जब पवन के मार्ग में अवरोध होगा तो वैसी स्थिति में अपर्दन की क्रिया कम होगी। लेकिन अगर पवन जहां अबाधित रूप से अपना बहाव मार्ग करेगा तो अपर्दन की क्रिया ज्यादा करेगा। आपको शायद पता होगा कि दक्षिणी गोलार्ध में यही कारण है कि अपर्दन की क्रिया पवन ज्यादा किया है।
लेकिन वही हिमानी द्वारा वह अपर्दन वहां ज्यादा होगा जहां हिम बनते भी हैं और हिम पिघलते भी हैं। यानी ये शीत कटिबंधीय क्षेत्रों में पूरा नहीं होगा, बल्कि शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ज्यादा होगा, जहां की शीत भी बने यानी बर्फ भी बने और बहाव भी हो। ठीक इसी ढंग से नदियों के द्वारा अपर्दन ये सबसे ज्यादा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होगा, क्योंकि वहां नियमित रूप से वर्षा होती है। ठीक इसी ढंग से जहां पहाड़ होगा, पर्वत होगा और पानी ज्यादा संचित होगा, अपने नदियां ज्यादा बहाव करती होगी, वहां नदियों के द्वारा अपर्दन क्रिया की ज्यादा होगी। तो आंतरिक अपर्दन की क्रिया सबसे ज्यादा अंतर्जात बलों के कारण परिप्रशांतीय क्षेत्रों में होती है, और बाह्य अपर्दन की क्रिया आपके 3 माध्यमों से, पवन के द्वारा सबसे ज्यादा दक्षिणी गोलार्ध में, बर्फ के द्वारा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, और इसी ढंग से जल के द्वारा विषुवत रेखीय क्षेत्रों में अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक होती है और अनेक स्थलाकृतियों का निर्माण करती है। तो धन्यवाद। आते हैं हम लोग फिर अगले अपने वीडियो में नई कक्षा के साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को YouTube पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हम लोग लाइव पढ़ सकें, और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।